गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराधा मित्तल लेके आई हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12। ये जो हमारी सीरीज है वो है हमारी प्यारे प्यारे 12th के छोटे छोटे बच्चों के लिए जो लगे हुए हैं अपनी इस वक्त तैयारी करने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और साथ में CUT 2024। CUT 2024 एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों आप लोगों के लिए कि आप इस एग्जाम को फाइट करके जो भी कोर्स आप परस्यू करना चाहते हैं उस कोर्स के साथ इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक्सेट्रा जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। 12th के में परसेंटेज बनाना अच्छी बात है, आपको मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन जो अब यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलेगा, जैसे काफी सारे बच्चों का 12th के बाद ड्रीम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना, तो पहले वहां पर जो एडमिशन दिया जाता था वो मार्क्स के बेसिस पर दिया जाता था। 12th में आपकी कितनी परसेंटेज है वो कट ऑफ निकलती थी और काफी कट ऑफ खाई जाती थी, लेकिन अब पैटर्न चेंज कर दिया गया है और CUT एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है बाय NTA। इस एग्जाम में आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब है, जिस भी सब्जेक्ट के साथ जिस भी सब्जेक्ट में आप कोर्स लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की आपको वेल नॉलेज होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा जो आपका 11th और 12th का सिलेबस है और मतलब आपको एम्फेसिस जो देना है वो 12th के सिलेबस पे देना है, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाते हैं। तो मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 12 और हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपकी NCERT के बुक्स के। NCERT की जो आपकी बुक्स होती है बेटा वो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आती है, तो आप जो भी यहाँ पढ़ेंगे वो आगे भी आपकी कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। ठीक है, तो मेरा नाम अनुराधा मित्तल पता है आपको, और हम पढ़ रहे हैं हमारा प्यारा प्यारा फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज पॉलिटिकल साइंस। लास्ट वीडियो में हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की है, उस यूनिट का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज UN, यूनाइटेड नेशन, और UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पिछली वीडियो की यदि हम बात करें कि जो हमारी से पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा, तो पिछली वाली वीडियो में अगर हम बात करें तो हमने मीनिंग पढ़ा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। याद करिए क्या पढ़ा था हमने मीनिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। हमने मीनिंग पढ़ा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिवर्सल मेंबरशिप का कंसेप्ट लेके बना होता है और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सोवरेन स्टेट होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई सुपर स्टेट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया तो उसकी डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो गई उसकी मेंबर कंट्रीज पर, नहीं, डोमिनेंस वाला यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सोवरेन स्टेट्स हैं वर्ल्ड के उनके द्वारा फ्रेम किया जाता है, यूनिवर्सल मेंबरशिप होती है, यानी जो उसके मेंबरशिप की क्राइटेरिया रखे हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकते हैं। मोटिव क्या होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का? बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है कि जो कंट्रीज उसकी मेंबर्स हैं उनको सिक्योरिटी और प्रोग्रेस में हेल्प करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ल्ड में पीस मेंटेन करके रखना, विश्व युद्ध की त्रासदी से बचा के रखना। फिर हमने पढ़ा था बेटा कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, और इस लीग ऑफ नेशन का जो बेसिक मोटिव था वो था कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम करना। लेकिन 1919 में स्टैब्लिश हुआ और 1939 3 सितंबर 1939 को क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिटलर पोलैंड पर अटैक करता है। तो जो 3 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उसने ये इंडिकेट किया लीग ऑफ नेशन वॉज फेल्ड, यानी लीग ऑफ नेशन में बहुत सारी कमियां थी और शायद इसीलिए मात्र 20 वर्षों के अंतराल में विश्व में दूसरा विश्व छिड़ गया और लीग ऑफ नेशन इस वॉर से वर्ल्ड को नहीं बचा पाया। 1939 में ये वॉर शुरू होती है और 1945 में ये वॉर खत्म होती है। आपको शायद अब तक तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप्स के बीच में हुई थी, एक था अलाइड ग्रुप और दूसरा था एक्सेस ग्रुप। अलाइड ग्रुप की यदि हम बात करें तो उसमें 5 मेन सुपर पावर्स थी, USSR, UK, फ्रांस, चाइना एंड USA। और यदि हम अलाइड पावर्स की बात करें तो अलाइड पावर्स में 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी, इटली, जर्मनी एंड जापान। इन ग्रुप्स में वॉर होता है, 1945 में ये वॉर खत्म होता है और विनिंग ब्लॉक निकल कर आता है अलाइड पावर। अब क्योंकि मात्र 20 वर्षों के काल में 1919 से 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो जो कंट्रीज थी वो डरी और उनको लगा
कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वापस से तीसरा विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध को झेलना आसान नहीं होता, ना जीतने वाले के लिए ना ही हारने वाले के लिए। तो इसी सोच के साथ ये सोचा गया कि लीग ऑफ नेशंस में जो कमियां थी उसको सुधारा जाए, और जो अलाइड पावर्स कंट्रीज थी, जो पावरफुल कंट्रीज थी, उन्होंने 1941 से ही यूएनओ के जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। ये आप देख रहे हैं, याद होगा आपको, इट इज अ लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन का लोगो क्या है, इस तरह से है। और फिर याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, बार बार हम इंटीमेट करते हैं आपको कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन आते हैं, सिंबल देके उनका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है ना। तो यहां मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये ऑलिव ब्रांचेस हैं, और ये क्या है, वर्ल्ड का मैप है। यानी ये जो ऑलिव ब्रांचेस हैं ये इंडिकेट कर रही हैं वर्ल्ड पीस, यानी पूरे वर्ल्ड को अपने हाथों में समा के क्या कर लिया जाए, वहां पर शांति स्टैब्लिश की जाए। जो थर्ड वर्ल्ड है, जो पूरा वर्ल्ड है, उसको थर्ड वर्ल्ड वॉर से क्या किया जाए, बचाया जाए। क्लियर। उसके बाद देखिए क्या है, फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ये ब्लू कलर है वो इसलिए लिया है, ब्लू इंडिकेट्स द पीस। हमारे झंडे में, हमारे प्यारे जो हमारा फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसमें भी आपको पता है कि हमारा जो अशोक चक्र है उसमें ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर किसको इंडिकेट करता है, ब्लू कलर पीस को इंडिकेट करता है इंस्टेड ऑफ रेड। रेड इंडिकेट करता है वॉर को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहेंगे, और जो ब्लू कलर है वो किसको इंडिकेट करता है, पीस को इंडिकेट करता है। तो इट इज द लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशन। उसके बाद देखिए अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ यूएनओ। कोशिश की थी मैंने कि आपको हैंड टू हैंड लर्न हो जाए, और शायद वो भी गया होगा। एक बार ब्रीफ रिवाइज करते हैं। लीग ऑफ नेशन फेल हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और वापस से थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए किसकी स्टैब्लिशमेंट की सोची गई, एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट की सोची गई। उस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के सामने निकल कर आया उसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो नाम दिया गया है मैंने बताया था किसके द्वारा सुझाया गया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। यहां देखिए हमने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ यूएनओ कि कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं यूएनओ के फ्रेमिंग में। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था बेटा। देखिए हमने पढ़ा था कि यूएनओ के एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो पहला एफर्ट माना जाता है, जो पहला प्रयास माना जाता है, वो माना जाता है अटलांटिक चार्टर को। ठीक है, अटलांटिक चार्टर कब स्टैब्लिश होता है, 14 अगस्त 1941 को। किन किन दो लीडर्स के द्वारा, एक थे यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और दूसरे थे यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो पहला स्टेप अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ के फ्रेमिंग में पहला स्टेप कौन सा था, मील का पत्थर क्या था, तो वो था अटलांटिक चार्टर। और आप याद करिए आपने ये भी पढ़ा था कि इस चार्टर के द्वारा जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनको 4 फ्रीडम्स दी गई थी, आपको याद रखना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम फॉर वर्ड्स, फ्रीडम फॉर फियर। ठीक है, ये 4 स्पीच जो आपको फ्रीडम्स हैं वो याद रखनी है। पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, नेम द नेम ऑफ फ्रीडम्स अंडर द अटलांटिक चार्टर, तो वो 4 फ्रीडम्स आपको याद रखनी है। पिछली वीडियोस में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी हमारी। तो अटलांटिक चार्टर आता है 14 अगस्त 1941 को, स्टैब्लिश किया जाता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल के द्वारा। सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप है 1 जनवरी 1942 डिक्लेरेशन ऑफ वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में 26 राष्ट्रों के प्रतिनिधि मिलते हैं और वो बात करते हैं कि अटलांटिक चार्टर में जो जो सोचा गया उसको कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। एंड द साइन द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एट वॉर विथ एक्सेस पावर्स मेट, यानी जो लड़ रहे थे किसके साथ, एक्सेस पावर के साथ लड़ रहे थे, और जिनका मोटिव था यूनाइटेड नेशन को फ्रेम करना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करना जो आगे वर्ल्ड पीस को मेंटेन करेगा। उसके बाद देखिए थर्ड इंसिडेंट आपने पढ़ा तेहरान कॉन्फ्रेंस। तेहरान कहां पर है, ईरान में है। इस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंट चीज याद करिए, क्या बताया था मैंने, तेहरान कॉन्फ्रेंस था नवंबर टू दिसंबर। इस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंट बात ये थी 3 अलाइड पावर्स, 3 सुपर पावर्स कम्स टुगेदर। अब तक 2 ही थी, अब तीनों आ गई हैं। कौन कौन सी, यूएसए, यूएसएसआर एंड यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट जोसेफ स्टॉलिंग एंड यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तीनों पहली बार एक साथ मिलते हैं। कहां पर, तेहरान कॉन्फ्रेंस में। तेहरान कहां है, ईरान। उसके बाद जो अगला इंसिडेंट हुआ दैट इज याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945। इंपॉर्टेंट जो है सबसे लंबी चलने वाली कॉन्फ्रेंस लगभग 2 महीने कौन सी थी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। और ये सैन फ्रांसिस्को कहां पर है, मैंने आपको बताया था कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, तो यहां पर 2 महीने लंबी बातचीत चली और अल्टीमेटली
एक वर्ल्ड के सामने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आया, दैट इज यूएनओ। इस दिन साइन हुए थे 26 जून 1945 को। और आप याद करिए यूएनओ के फाउंडिंग मेंबर्स थे 50+1। याद आया आपको कितने देशों ने साइन करे थे? 50+1। और ये मैंने आपको बताया था, ये 1 किसको इंडिकेट करता है? पोलैंड को इंडिकेट करता है। पोलैंड का रिप्रेजेंटेटिव उस दिन अवेलेबल नहीं था, बाद में अवेलेबल हुआ और उसने उसी चार्टर पे साइन किया। तो पोलैंड इज आल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ एंड यू हैव रिमेंबर दैट इंडिया इज आल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ। लीगली यदि हम बात करें तो लीगली जो यूएनओ स्टैब्लिश्ड होता है वो कब होता है? 24 अक्टूबर 1945। ये आपको याद रखना, ये पूछा गया है कई बार आपसे एग्जाम्स में, व्हेन द यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड। तो जो एप्रोप्रिएट डेट आएगी, जो जिसका चार्टर बन के अप्लाइड हुआ, फॉर्मली डिक्लेयर हो चुका, लीगली डिक्लेयर हुआ, दैट इज 24 अक्टूबर 1945। और आपको पता भी हो कि हम पूरा विश्व 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो क्लियर बच्चों, ये तो आपका था एवोल्यूशन ऑफ यूएनओ कि यूएनओ किस किस तरह से फ्रेम हुआ। यूएनओ के ऑब्जेक्टिव्स मैंने पिछले क्लास में बताए हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है यूएनओ का? यूएनओ का मेजर ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, टू प्रोवाइड द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ द कंट्रीज, टू हेल्प द कंट्रीज ओवर देयर डेवलपमेंट, देयर प्रोग्रेस। नो, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस वन कंट्री ऑफ द ओवर द अनदर कंट्री। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं किसके? यूएनओ के। फिर याद करिए मैंने आपको बताया था यूएनओ का चार्टर तैयार हुआ 24 अक्टूबर, और उसमें आपने देखिए याद किया था कितने चैप्टर्स थे? 19 चैप्टर्स थे और 111 आर्टिकल्स थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था यूएनओ के बारे में। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएनओ का हेडक्वार्टर है कहां पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा उसका मैंने आपको क्या करा? ब्रीफ रिवाइज कराया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएनओ के ऑर्गन, और दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को लेकर चलेंगे, एक जनरल असेंबली और दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था यूएनओ हैव 6 ऑर्गन। देखिए यूएनओ की नंबर ऑफ एजेंसीज भी हैं, है ना, यूएनओ ने अपनी एजेंसीज भी बनाई हुई हैं, तो आप कंफ्यूज ना होना, एजेंसी अलग है, ऑर्गन्स अलग है। जब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं तो यही ऑर्गन्स आपके सामने हैं, दीज आर द 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। ठीक है, कौन कौन सा है? देखिए जनरल असेंबली, ठीक है, देन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आपको लग रहा होगा मैम आपने 6 कहे, यहाँ तो हमें 5 दिख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ 5 दिख रहे हैं। देखिए यूएनओ का एक ऑर्गन है जिसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल, लेकिन ये वाला जो ऑर्गन है ये आज इनएक्टिव है, यानी वर्तमान में ट्रस्टीशिप काउंसिल यूएनओ का एक ऐसा अंग जो निष्क्रिय है, यानी हाल फिलहाल उसके पास करने का कुछ भी नहीं है। तो ये जो 5 ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द एक्टिव ऑर्गन्स, करंटली एक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। लेकिन टोटल ऑर्गन्स आपसे पूछा जाए तो टोटल ऑर्गन्स कितने हैं? इसके 6 हैं। याद रखना है कौन सा वाला ऑर्गन और है एक, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। आगे की वीडियोज में हम इसको कवर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं है इस चार्ट में? क्योंकि ये करंटली इनएक्टिव है, वर्तमान में इसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके यूएनओ के करंटली एक्टिव ऑर्गन्स। अब हम एक एक ऑर्गन को पढ़ेंगे, और आज की क्लास में जो हम ऑर्गन्स लेके चलेंगे वो 2 ऑर्गन है। एक है आपका जनरल असेंबली और दूसरा है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। यदि हम क्वेश्चंस की बात करें, अगर यूएनओ में हम सोचें कि यूएनओ में से किस ऑर्गन्स में से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल। अगर यूएनओ में से क्वेश्चन आ रहा है तो हम एक बार मान के चलते हैं कि डेफिनेटली पेपर सेटर सिक्योरिटी काउंसिल को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत 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 ज्यादा रहती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ, दैट इज द चीफ ऑफ सेक्रेटरीट ऑफ द यूएनओ, उसके वहां से बनने की कुछ संभावना होती है। तीसरा जनरल असेंबली में से। फोर्थ आपका बनता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में से। ट्रस्टीशिप काउंसिल में से जो लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकता है वो यही बन सकता है कि यूएनओ का वर्तमान में कौन सा अंग निष्क्रिय है ना, विच ऑर्गन ऑफ यूएनओ इज करंटली नॉट एक्टिव, देन आंसर विल बी ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, टाइम टू टाइम हम सारे ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों को बीच बीच में इंपॉर्टेंट बताते रहे ना, तो एक वो बना रहता है कि हाँ चलिए, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जहां शब्द आया स्टार या क्विक मार्क कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके जरूर काम आएगा। देखिए बेटा,
अब हम जिस ऑर्गन की बात कर रहे हैं दैट इज जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ। पढ़ते हैं क्या है जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ, कितने मेंबर्स हैं, क्या वर्किंग प्रोसेस है, क्या इसका कोई टेन्योर है, क्या कोई इसका चीफ है, सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। देखिए यूएनओ के जो ऑर्गन्स हैं उनको शॉर्ट में एब्रीविएट किया जाता है। जैसे यूएनओ की अगर हम जनरल असेंबली की बात करें तो जनरल असेंबली इज जनरली नोन एज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। ठीक है, तो यदि हम जनरल असेंबली की बात करें तो जनरल असेंबली आप देख रहे हैं किस तरह इंडिकेट की गई है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ऐसे ही जब हम सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस तरह से यूएनओ के जो ऑर्गन्स हैं उनको एब्रीविएट किया जाता है। देखिए अगर हम जनरल असेंबली की बात करें, इट इज नोन एज पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। जनरल असेंबली को क्या कहा जाता है, विश्व की लघु संसद। आपको पता है, आप पढ़ के आ चुके हैं 11th क्लास में कि पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट एक कंट्री की लेजिस्लेचर है जो काम करती है उस कंट्रीज के लिए नए लॉज फ्रेम करने का और पुराने में अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अमेंड करने का। और भी नंबर ऑफ वर्क्स है लेजिस्लेचर के, लेकिन मेन जो उसका फंक्शन है वो है देश के लिए नए कानूनों का निर्माण और पुराने कानूनों में संशोधन करना। तो देखिए जब ये देश के लिए बात आ रही है तो एक कंट्री की लेजिस्लेचर होगी, जैसे इंडिया और ब्रिटेन की लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, अमेरिका की लेजिस्लेचर कांग्रेस, जापान की लेजिस्लेचर डाइट, चाइना की लेजिस्लेचर एनपीसी, है ना। इस तरह हर कंट्री ने अपने लेजिस्लेचर का अपना अपना नाम रखा हुआ है। हर कंट्री की अपनी अपनी लेजिस्लेचर है जो उस कंट्री के लिए रूल बना रही है या रूल्स को टाइम टू अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। लेकिन अगर विश्व के लिए कोई नियम बनाना है तो कौन बनाएगा, तो ये पावर किसके पास है, जनरल असेंबली, जो कि किसका ऑर्गन है, यूएनओ का। और इसीलिए जनरल असेंबली को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है, ये किसका टाइटल है, ये है जनरल असेंबली का। उसके बाद देखिए यूएनजीए इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ यूएनओ। It is the main governing body of the organization and it is also most representative body in the UN। यानी जो प्रोमिनेंट ऑर्गन है, जो मेन ऑर्गन है, वो कौन सा है आपका जनरल। वैसे तो इक्वल इंपॉर्टेंट रखते हैं सारी ऑर्गन्स, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि सारे मेंबर्स कहाँ बैठ रहे हैं, डिस्कशन कहाँ हो रहा है, डिसीजंस मेजर कहाँ हो रहे हैं, तो वो किसके पास पावर है, जनरल असेंबली के पास। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएनओ के फाउंडिंग मेंबर्स हैं 50+1। मैं बार बार 51 ना बोल के 50+1 इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपके दिमाग में क्लिक रहे, 1 मीन्स पोलैंड। लेकिन अगर करंट सिनेरियो में हम बात करें तो आज यूएनओ में कितने मेंबर हैं, 193, यानी मेंबरशिप बढ़ती गई और फ्रॉम 2011 यूएनओ है 193 मेंबर्स एंड लास्ट मेंबर, लेटेस्ट मेंबर दैट इंक्लूड वाज दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। ठीक है, 193 मेंबर्स हैं। तो ये 193 जो मेंबर्स हैं वो यूएनओ के मेंबर्स हैं और यूएनओ में 6 ऑर्गन है। तो क्या 6 ऑर्गन में 193 मेंबर्स हैं? नहीं, ये जो 193 मेंबर्स हैं वो किसके मेंबर हैं, वो मेंबर हैं जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ। आया तक बात समझ में? यानी यूएनओ मेंबरशिप इज इक्वल टू द मेंबरशिप ऑफ जनरल असेंबली। यूएनओ में 193 मेंबर्स हैं तो जनरल असेंबली में भी कितने मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं, सेम मेंबर्स हैं। यानी जब हम यूएनओ के मेंबरशिप की बात करते हैं तो हम जनरल असेंबली की मेंबरशिप की ही बात कर रहे हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगली चीज हमें क्या याद रखनी है कि जनरल असेंबली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये जो 193 मेंबर्स है ये कोई पर्सन इंडिकेट नहीं कर रहे, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, उन कंट्रीज को इंडिकेट कर रहे हैं जो यूएनओ की मेंबर हैं। ओके, उसके बाद देखिए आपने पढ़ा था यूएनओ का हेडक्वार्टर, इट मींस हेडक्वार्टर ऑफ जनरल असेंबली। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। अब ये जो जनरल असेंबली है बेटा, इसकी ईयरली मीटिंग्स होती है, वार्षिक अधिवेशन होते हैं इसके, और जनरली इसके जो सेशंस होते हैं वो मिड ऑफ द सितंबर शुरू होते हैं और लास्ट ऑफ द दिसंबर तक ये चलते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि क्रिसमस से पहले पहले इसके सेशंस को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो यानी जो एनुअल सेशन होगा वो सितंबर में शुरू होगा और दिसंबर तक चलेगा। कोई फिक्स डेट नहीं है, अप्रॉक्स ये माना जाता है कि जनरली माना जाता है स्टार्टेड द सेकंड वीक ऑफ द सितंबर एंड कंटिन्यू टिल द क्रिसमस डे और बिफोर वन डे ऑफ द क्रिसमस डे। तो सितंबर से दिसंबर तक जनरल असेंबली का वार्षिक अधिवेशन होता है। यानी हर साल 193 मेंबर्स मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं, अपना अपना कंट्री जो भी रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहता है
वो अपनी तरफ से उस कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। जो भी कंट्री की इच्छा है कि आज इस वक्त असेंबली चल रही है, मेरी कंट्री का ये रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक चीज और बता दूं आपको कि 193 मेंबर्स है, ठीक है, 193 कंट्रीज है, तो जनरल असेंबली ने ये अलाउड कर रखा है कि जब जब इसका सेशन होगा, है ना, जब जब जनरल असेंबली की मीटिंग होगी, जब जब मतलब इन ईयरली, वैसे स्पेशल सेशंस भी बुलाए जाते हैं स्पेशल डिमांड पर, लेकिन हम जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं कि जब भी जनरल मीटिंग होगी तो एक कंट्री मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया कह रहा है अच्छा जनरल असेंबली की मीटिंग है, एक से काम नहीं चलेगा, मैं तो 3 भेजाऊंगी, यस इंडिया इज अलाउड। चीन कह रहा है मैं तो 5 भेजूंगा, जापान कह रहा है मैं 2 भेजूंगा, मैक्सिमम 5 भेज सकते हैं और मिनिमम 1 रिप्रेजेंटेटिव जाएगा ही जाएगा। यानी जब जनरल असेंबली की मीटिंग होती है तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 193 इंटू 5 हो सकती है, वो कंपल्सरी नहीं है। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपको क्लियर आ गया समझ में? ये जो मीटिंग होती है इसमें क्या होता है, डिस्कशन किया जाता है, डेलिब्रेट किया जाता है, डिबेट किया जाता है, डिसाइडेड किया जाता है इंपॉर्टेंट मैटर्स रिगार्डिंग दी वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड डेवलपमेंट। ओके, सिक्योरिटी, पीस, सिक्योरिटी एंड अदर इंटरनेशनल इश्यूज, जो भी करंट इश्यूज है उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करके एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालने का यहाँ पर एफर्ट किया जाता है। अब जो डिसीजन है, मीटिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रही है और अल्टीमेटली रिजल्ट किस रूप में आएगा, रिजल्ट आएगा एज अ डिसीजन। तो जो जनरल असेंबली के डिसीजंस होते हैं जनरली अ सिंपल मेजोरिटी इज कंसीडर्ड। अगर कोई बहुत कॉमन मैटर है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो उस पर जो डिसीजन लिया जाएगा वो कॉमन मेजोरिटी से लिया जाएगा 50% + 1। लेकिन यदि इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल डिसीजन है, तो उसमें कौन सी मेजोरिटी कंसीडर की जाती है, 2/3 मेजोरिटी कंसीडर की जाती है। ईच मेंबर हैज 1 वोट, ये ध्यान रखिए बेटा, ईच कंट्री हैव पावर टू ओनली गिव ए 1 वोट। रिप्रेजेंटेटिव 5 भेज सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव 4 भी भेज सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव 3 भी भेज सकते हैं, लेकिन जब मान लीजिए इंडिया की वोट आई, बारी आई वोट करने की, उसने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, तो ये आपस में डिस्कस करके उस मैटर से रिलेटेड जो इंडिया वोट देगा वो एक माना जाएगा, यानी भारत का मत एक गिना जाएगा। और ऐसा नहीं, भारत पे हर कंट्री को केवल कितना वोट देने का राइट है, 1 वोट देने का राइट है इसमें। उसके बाद देखिए, अनलाइक द सिक्योरिटी काउंसिल देयर इज नो वीटो पावर वेस्टेड टू एनीवन इन, यानी अभी हम सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके पास एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, यहां तक की बात हुई। लेकिन जनरल असेंबली के किसी भी मेंबर के पास वीटो पावर नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखिए, यहां ध्यान रखिए, इन 1953 विजय लक्ष्मी पंडित बिकेम द 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए, यानी भारत की एकमात्र व्यक्ति जो यूएनओ में जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी, वो कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित। और कब बनी थी, 1953 में। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा किसके बारे में, जनरल असेंबली के बारे में। देखिए बच्चों, क्या क्या ध्यान रखना है आपको शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, रटनी नहीं है, एनसीईआरटी आपको समझनी है। यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के भय से बचाना। UNO is an international organization whose major function is to secure the world from the Third World War. Clear? UNO framed on 24th October 1945 with official charter. UNO 24 अक्टूबर 1945 को, मैं हिंदी में से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कमेंट आते हैं कि मैम प्लीज ट्रांसलेट इन हिंदी। UNO 24 अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश हुआ और इसी दिन से चार्टर की डिक्लेरेशन। यूएनओ के चार्टर में 19 चैप्टर्स और 111 आर्टिकल्स हैं। यूएनओ के 5 एक्टिव ऑर्गन्स और टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। करंटली जो ऑर्गन इनएक्टिव है दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ओके, 5 ऑर्गन्स के यदि हम नाम पूछें तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दीज आर द 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इनएक्टिव ऑर्गन ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्लियर? We talk about 2 important organs, General Assembly and Security Council. General Assembly is known as Parliament of the world. Our number of members of General Assembly is same as the number of members of UNO. UNO have 193 members. It means General Assembly have 193 members. But you have remember
यूएनओ फाउंडेड विद 51 कंट्रीज दैट आर 50+1। ओके, जनरल असेंबली का फंक्शन क्या है कि जितने भी वर्ल्ड में इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना, उस पर डेलिब्रेटली डिबेट करना, प्रॉपर सॉल्यूशन लाना, और जो भी इसके यूएनओ के फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करके उसको मेंटेन करना। जनरल असेंबली की यदि हम बात करें तो जनरल असेंबली का ईयरली सेशन होता है जो जनरली सेकेंड मीटिंग ऑफ सितंबर से शुरू होता है और एट लास्ट ऑफ दिसंबर वहां पर खत्म किया जाता है। ओके, जनरल असेंबली में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कॉमन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर सिंपल मेजोरिटी से लिए जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उन पर डिसीजन 2/3 मेजोरिटी से लिए जाते हैं। भारत की कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जनरल असेंबली को हेडेड किया, तो उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, और कब किया? 1953 में। आई थिंक क्लियर आपको यहां तक। और इंपॉर्टेंट बात, लाइक द मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली मेंबर्स हैव नो वीटो पावर्स। अभी वीटो पावर आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। तो ये चीजें हमने किसके बारे में देखा, और हेडक्वार्टर कहाँ है जनरल असेंबली का? जहां यूएनओ का ही है, दैट इज न्यूयॉर्क। आगे यदि हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल असेंबली के ईयरली सेशंस होते हैं, यानी 1945 से लेके अब तक जनरल असेंबली के क्या हो रहे हैं? ईयरली सेशन हो रहे हैं। कोविड पीरियड में वर्चुअल हुआ था, वैसे आपका रेगुलरली इसके सेशंस होते हैं। तो सारे सेशंस तो हमें याद नहीं करने होते हैं, हाँ, लेकिन वी मस्ट अवेयर अबाउट द करंट और लेटेस्ट सेशन ऑफ द जनरल असेंबली। यदि हम 2023 की बात करें तो 2023 में जो जनरल असेंबली का सेशन हुआ है दैट इज 78th सेशन ऑफ जनरल असेंबली। ठीक है, ये कौन सा सेशन है? 78th सेशन है किसका? जनरल असेंबली का। इट इज द 78th सेशन ऑफ जनरल असेंबली। कहाँ हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ होता है? ये हमेशा हेडक्वार्टर पर ही होता है, न्यूयॉर्क में ही होता है। ठीक है, द 7th सेशन ऑफ जनरल असेंबली विल ओपन ऑन ट्यूसडे 5th of September 2023. The first day of the high-level general debate will be Tuesday on 19th September 2023. ओपन किया गया, डिस्कशन हुआ, लेकिन जो हाई लेवल डिबेट हुई वो पहली बार कब हुई? 19 सितंबर 2023। देखिए, जो मेन चीज आपको याद रखनी होती है वो रखना पड़ता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। यदि हम इसकी बात करें तो जो 78 सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट थे डेनिस फ्रेंचिस। ठीक है, डेनिस फ्रेंचाइज क्या थे? इसके प्रेसिडेंट थे। कहाँ को बिलोंग करते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव थे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की कंट्री एक मेंबर है, उसके ये रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनको क्या बनाया गया था? चेयरपर्सन बनाया था। जो चेयरपर्सन की सीट होती है वो रोटेट होती रहती है रीजन वाइज। क्लियर? अगर हम बात करें और हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ये जनरल असेंबली है जिसकी मीटिंग हुई 78 सेशन, इसका हमें थीम याद रखना होता है। इसकी थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिकॉग्नाइजिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी। ठीक है, ये क्या थी? इसकी थीम थी। और अगर हम बात करें तो जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई उसमें किसको एक्सेलरेट किया गया, यानी किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया? वो दिया गया एजेंडा 2030। एट मींस क्या बात कर रही है जनरल असेंबली? उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना रखे हैं अपने, जिनको 2030 तक अचीव करने हैं, जो टुवर्ड्स ए पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल। ये क्या है? एजेंडा जो 2030 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके बारे में ये बात की गई है। तो यहां मैंने आपको बताया करंट सेशन और लेटेस्ट सेशन ऑफ द जनरल असेंबली। लेटेस्ट सेशन जनरल असेंबली का कौन सा था? 78 था। कब स्टार्ट हुआ पता है आपको? हमेशा वही मंथ आएगा, सितंबर 2023 में स्टार्ट हुआ है। और आज भी अगर हम बात करें तो जब मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज भी 78 सेशन जो है वो रनिंग है। उसके बाद प्रेसिडेंट हमने देखे, ट्रिनिडाद टोबैगो के यूनाइटेड नेशन के जो एक कंट्री है उसके रिप्रेजेंटेटिव है डेनिस फ्रेंचाइज। आपने थीम देख ली, रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिगेटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी, इसकी थीम है। मेन एक्सीलरेशन किस पर दिया गया? एजेंडा 2030 पर दिया गया, जो पीस, प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। तो इट इज द डिटेल अबाउट द लेटेस्ट सेशन ऑफ द जनरल असेंबली। ओके, उसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो जनरल असेंबली, उसके बाद देखिए ये हमारा क्या हुआ? एक ऑर्गन हो गया, दैट इज जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ। जनरल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह का डिस्कशन होता है, ठीक है, कब कब इसकी मीटिंग हुई है, इंडिया की कंस्टिट्यूटर आपको क्या ध्यान रखना है, और लेटेस्ट मीटिंग, यानी जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया, जो चीजें आपके बुक में दी गई हैं उनको आसान भाषा में हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश करा, कुछ एक्स्ट्रा ही आपको बताया जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। अब बेटा हम आपका दूसरा ऑर्गन स्टार्ट कर रहे हैं यूएनओ का, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल।
ठीक है, इट इज द सेकेंड ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं मानिए आपके जैसे हम फर्स्ट ऑर्गन सेकेंड ऑर्गन बोल रहे हैं तो इनमें इंपॉर्टेंस में या प्रायोरिटी में बहुत मेजर डिफरेंस है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सेकंड बोल रहे हैं तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, फिफ्थ बोल रहे हैं तो फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, नहीं। फॉर द इजीनेस ऑफ रिमेम्बरिंगनेस कि हम उनको याद कैसे रखें, इसलिए हम उसको बोलते हैं। हाँ, ट्रस्टीशिप काउंसिल इनएक्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है। एक ऑर्गन आपने पढ़ लिया जनरल असेंबली, कितने मेंबर्स थे, 193 मेंबर्स। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, यानी यूएनओ के सारे ऑर्गन इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इक्वली होते हुए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि यूएनओ के जो ऑर्गन्स हैं उनको शॉर्ट में यूएन के साथ आगे उनको क्या किया जाता है, एब्रीवेट किया जाता है। ठीक है तो जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको क्या कह के इंडिकेट किया गया है, दैट इज यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो चलिए पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया फिर बता रही हूँ। अगर यूएनओ में से क्वेश्चन आता है तो बेटा 75% चांसेस हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ध्यान से सुनिए, समझिए इसको। देखिए उसको हमने क्या कहा था, जनरल असेंबली को क्या टाइटल दिया गया है, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल को टाइटल दिया गया है पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पुलिसमैन। और दूसरा दिया है की ऑफ यूएनओ, यूएनओ की कुंजी है ना, चाबी को हिंदी में कुंजी और कहते हैं। तो ये दो टाइटल्स किसको दिए गए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल को। जनरल असेंबली को क्या कहा गया है, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की लघु संसद। सिक्योरिटी काउंसिल को क्या कहा गया, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, एक लेजिस्लेचर और दूसरी एग्जीक्यूटिव, इस तरह मान लीजिए, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। और क्या कहा गया है, की ऑफ यूएनओ, इट इज द टाइटल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। आया तक समझ में। आगे अगर हम बात करें, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए यूएनओ के जो हम ऑर्गन्स पढ़ेंगे, हर ऑर्गन का अपना अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन है। जैसे जो जनरल असेंबली है उसका मेन फंक्शन होता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी हेल्प करना, उसके साथ मेंबर्स को अपॉइंट करना, मेंबर को विड्रॉ करना, कोई भी डिस्प्यूट है उसको डिस्कशन करना, ये सब करना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, या उसका काम क्या है, जिसे नाम से पता चल रहा है कोर्ट आया, तो इसका काम है दो देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको पीसफुली सॉल्व करना। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ये किस मोटिव से बनी थी, ये इस मोटिव से बनी थी कि केवल पॉलिटिकल प्रोग्रेस से ही काम नहीं चलेगा, इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो वो इकोनॉमिक और सोशल वाला जो एरिया है उसको किसको सौंप दिया गया, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को। सेक्रेटरीट की आपने बात करी, सेक्रेटरीट क्या था, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, इट इज एन ऑफिस ऑफ यूएन, जस्ट लाइक ऑफिस ऑफ यूएन, एंड द हेड ऑफ दिस इज नोन एज सेक्रेटरी जनरल। तो उसका अपना एक ऑफिस वर्क है कि वो कैसे कैसे ऑफिस करता है, हर ऑर्गन से रिपोर्ट लेना, रिपोर्ट तैयार करना, कोई डेटा मांगा गया है तो डेटा देना, स्ट्रक्चर्स तैयार करना, पॉलिसीज तैयार करना, डिस्कशन करना, ये सब भी काम कहाँ पर होते हैं, सेक्रेटरीट पर। लेकिन यदि सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल भी नंबर ऑफ फंक्शंस करती है, लेकिन जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम किसका है, सुरक्षा परिषद का है। बिल्कुल, सिक्योरिटी काउंसिल को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं सुरक्षा परिषद, है ना। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बता दूं, जो जनरल असेंबली है ये आपको बुक में मिलेगी महासभा या साधारण सभा के नाम से, ठीक है। तो विश्व में सुरक्षा देने का काम, विश्व में शांति बनाए रखने का काम, ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनरल असेंबली से रिलेटेड काम नहीं करती, जनरल असेंबली भी से रिलेटेड काम करती है, लेकिन प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। मतलब अगर कुछ होता है तो सबसे पहले इन पे उंगली उठेगी कि ये आपका काम था, आपने ये काम नहीं किया है, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। उसके बाद देखिए, अब हम बात करें कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें कितने मेंबर्स हैं। जनरल असेंबली में तो 193 मेंबर्स थे, आप पढ़ के आए। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल है 15 मेंबर्स। पर ध्यान रखिए, जब यूएनओ फ्रेम हुआ था 1945 में, देन सिक्योरिटी काउंसिल है 11 मेंबर्स, लेकिन आज कितने हैं, 1965 से सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं। क्लियर। अगर हम इन 15 मेंबर्स की बात करें बेटा, तो ये जो 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के,
ये किस तरह से बटे हुए हैं? ये दो तरह से बटे हुए हैं। 15 मेंबर्स, और आपको ध्यान रखना है कब से हैं ये? 1965 से। अगर हम 15 मेंबर्स की बात करें तो इन 15 मेंबर्स में से 5 तो परमानेंट मेंबर है, यानी हमेशा ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे, और 10 जो हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिनको आप टेम्परेरी भी कह सकते हैं। आया तक बात समझ में? अब कई बार आपसे पूछा गया है नेम दी परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो बिल्कुल आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही है 5 मेंबर जो अलाइड पावर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो विनिंग कंट्रीज थे। कौन कौन से थे? यूएसए, आज की तारीख में हम यूएसएसआर ना लिख के क्या लिखेंगे? रशिया। और आपको बहुत अच्छे से पता है हम क्यों लिख रहे हैं रशिया, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर क्या हो गया था? डिसइंटीग्रेट हो गया था। थर्ड वन इज फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम। दीज आर दी 5 परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल। और देखिए कोई ऐसा नहीं इन्होंने बहुत बड़ा कुछ काम किया और इन मेंबरशिप के लिए कुछ किया, नहीं। जो अलाइड पावर्स था वो जीता, यूएनओ फ्रेम हुआ, तो ये जो ऑटोमेटिकली अलाइड पावर्स थी दे बिकम्स दी परमानेंट मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली। कई बार आपने कहानियां सुनी होंगी कि नेहरू पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि अगर हम चाहते तो हमें उसी वक्त सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल गई थी, लेकिन अपनी अपनी कहानियां, अपनी अपनी सोच है। देखिए आगे, उसके बाद देखिए 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 तो हमेशा रहेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 5-5 करके। ठीक है, तो 5-5 करके क्या करती है? जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। आया तक समझ में? 10 परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर्स को कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। लेकिन ध्यान रखना है बेटा कि दे आर नॉट एलिजिबल टू इमीडिएट री इलेक्शन, यानी जिस साल जिस कंट्री का टेन्योर खत्म हो रहा है उस साल वो दोबारा ही री इलेक्ट नहीं हो सकता। मतलब हैंड टू हैंड री इलेक्शन नहीं होगा, आपको रुकना पड़ेगा साल 2 साल के लिए, तब आप री इलेक्ट होंगे। तो आगे समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से संभावना है क्वेश्चन आपके बनने की। यानी सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 15 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है, 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। परमानेंट मेंबर्स ऑल हमेशा इसके मेंबर्स बने रहते हैं, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन इमीडिएटली एलिजिबल नहीं होते री इलेक्शन के लिए। मान लीजिए किसी कंट्री है, उसका टेन्योर 2015 में खत्म हो रहा है, तो 2016 से ही वो दोबारा री इलेक्ट नहीं होगी, उसको साल 2 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। जनरली 2 साल का गैप दिया जाता है। ठीक है, यहां तक आगे आपको समझ में? देखिए, दी सिक्योरिटी काउंसिल हैव 15 मेंबर्स, 5 permanent members and 10 non-permanent members elected for 2-year terms. And ध्यान रखना है, they are not eligible to immediate re-election. 5 permanent members are United States, Russian Federation, France, China and United Kingdom. अब हम बात करें नॉन परमानेंट मेंबर्स की, तो देखिए ये ध्यान रखना है दिस टाइम, ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो दी नॉन परमानेंट मेंबर इन दी यूएनएससी। और इंडिया कब तक, मतलब कितनी बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है? तो 8 बार। ठीक है, काउंसिल फॉर 2 इयर्स 21 से 22 तक, 1 जनवरी 21 से अपॉइंट हुआ था टू 31 दिसंबर 2020 आदमी। और यदि हम बात करें प्रीवियसली यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया मेंबर कब रहा? नॉन परमानेंट मेंबर 1950, एक रह गया 1950 में, 251, 67 to 68, 72, 77, 84, 91, 2011 और 2021। इतनी बार इन पीरियड्स में इंडिया ने क्या करा है? एक्ट किया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मैंने बताया जैसे ये टर्म जो है ये शुरू होती है आपकी 1 जनवरी 1950 से 31 दिसंबर 1951, हो गए ना 2 साल। तो इस तरह से 2-2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स को क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है, और वो एलिजिबल नहीं है उसी टाइम री इलेक्ट होने के लिए। ईच ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स आउट ऑफ 10 फॉर अ 2-year टर्म, यानी हर साल 5-5 का इलेक्शन किया जाता है। कंफ्यूज मत होना, एक जो मेंबर है उसका पीरियड तो 2 साल है, लेकिन टोटल कितने मेंबर हैं? 10। तो जैसे इन 10 में से जो 5 हैं वो 2012 में चुने गए, तो इनका टेन्योर कितना होगा? 2014 तक। ठीक है, या 1 जनवरी 2012 से चुने गए तो इनका कब तक होगा? 31 दिसंबर 2013 तक। जो 5 मेंबर हैं ये चुने जाएंगे
13 में, 1 जनवरी 2013, इनका टेन्योर होगा 31 दिसंबर 2014। यानी हर साल 5 नए सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट किए जाते हैं। आया बच्चों यहां तक समझ में? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या रखना है कि 5 परमानेंट मेंबर्स तो फिक्स है, वो तो फिक्स है, ठीक है। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये रीजन वाइज इलेक्ट होते हैं, यानी एशिया अफ्रीका से 5, वेस्टर्न यूरोप से 2, लैटिन यूएसए साउथ यूएसए से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। आगे बच्चों यहां तक समझ में? ये क्या है, डिवीजन है कि 10 में से 5 एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आएंगे, 2 वेस्टर्न यूरोप से आएंगे, 2 लैटिन अमेरिका से आएंगे और 1 ईस्टर्न यूरोप से आएगा। इस तरह से ये आपको याद रखना है। और देखिए जनरल असेंबली का जो हेड होता था उसका टेन्योर होता था 1 साल, अभी वो हेड है और वो तब तक हेड रहेगा जब तक नई 2024 में सितंबर में सेशन शुरू होगा, जब नया हेड इलेक्ट हो जाएगा तब वो अपना पद छोड़ता है, यानी उसका पीरियड साल भर का होता है। लेकिन यदि हम सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरपर्सन की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग्स होती है बेटा, जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स होती है वो 15 डेज में होती है, यानी 1 महीने में 2 बार मीटिंग होती है। और जो उसका हेड बनाया जाता है वो 1 महीने के लिए बनाया जाता है, यानी 2 मीटिंग्स को एक पर्सन क्या करता है, हेड करता है। ठीक है, यहां तक आया आपको समझ में? तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। टोटल कितने मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं, ध्यान रखना है। लेकिन 1945 में जब यूएनओ बना था तब 11 थे, 5 + 6। 1965 में अमेंडमेंट हुआ चार्टर में और 6 की जगह क्या किया गया, 10 मेंबर किए गए। और अब आज कितने मेंबर है, 15 है, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर्स का पीरियड 2 इयर्स है, इमीडिएटली रीइलेक्ट नहीं हो सकते। 5 एशिया अफ्रीका से आएंगे, 2 वेस्टर्न यूरोप से आएंगे, 2 लैटिन यूएसए से आएंगे और 1 ईस्टर्न यूरोप से आएगा। यहां तक इसकी कंपोजिशन थी। अब देखिए अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल के हम देखें, फंक्शन देखें या और चीज हम देखें इंपॉर्टेंट, तो देखिए ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैज 1 वोट, यानी 15 वोट डलेंगे किसी डिसीजन को अप्लाई करने में या नॉन अप्लाइड करने में। ये वर्किंग सिस्टम है आपका सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, वहां भी आपने देखा था जनरल असेंबली में भी एक कंट्री का एक ही वोट है और यहां भी सिक्योरिटी काउंसिल का एक ही वोट है। डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन आर मेड बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द करंट वोट ऑफ द परमानेंट मेंबर। देखिए अब ये यहां क्या कहना चाह रहा है बेटा, इससे पहले एक चीज देखिए कि मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैव वीटो पावर। याद आया आपको? जनरल असेंबली में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं दे हैव नो वीटो पावर्स, उनके पास वीटो पावर नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, और कौन से मेंबर्स, 15 के 15 मेंबर्स नहीं, ये ध्यान रखना है बेटा, इट पावर्स रिमेन ओनली दी 5 परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास ये मेंबर नहीं है। अब देखिए वीटो का मतलब समझिए, इंपॉर्टेंट है, वीटो में से भी क्वेश्चन आता है। अगर मैं वीटो का जनरल मीनिंग बताऊं तो इसका जनरल मीनिंग होता है आई सेड नो, मैं मना करता हूं, वीटो है ना। डिस्कशन होता है तो कहा जाता है वीटो, वीटो मींस आई एम नॉट एग्रीड विद डिसीजन, ये तो वीटो का मतलब हुआ। इंपॉर्टेंस क्या है सिक्योरिटी काउंसिल में? सिक्योरिटी काउंसिल में देखिए आप पढ़ के आए कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 है, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 15। अगर कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी प्रपोजल पास करना है तो कहा जाता है मेजोरिटी से पास होगा। और जो मेजोरिटी डिसाइड कर रखी है वो कितनी डिसाइड कर रखी है, 9। अरे समझ में, 15 मेंबर में से 9 मेंबर क्या डिसाइडेड है, इट इज द मेजोरिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। टोटल मेंबर से 15। अब आप देखिए, आप याद करिए 15 में से आपने पढ़ रखा है 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। अब कोई डिसीजन आया, अब ये 5 एक भी सेटिस्फाइड नहीं है कि हम डिसीजन के फेवर में वोट नहीं दे रहे, लेकिन ये 10 के 10 सेटिस्फाइड है। तो आप देखिए अगर नो मेजोरिटी है तो डिसीजन अप्रूव हो जाना चाहिए। और यदि अप्रूव हो रहा है तो परमानेंट मेंबर सोचते हैं फिर हमारा क्या काम भाई, हमारी क्या वैल्यू, हम परमानेंट है नॉन परमानेंट है, नॉन परमानेंट मेंबर्स ने रेजोल्यूशन प्रपोजल पास कर लिया, हम पांचों के पांचों मना कर रहे हैं। तो अपनी डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए जब सिक्योरिटी करनी ये यूएनओ बना तो ये जो परमानेंट मेंबर्स थे उन्होंने अपने पास एक स्पेशल पावर रखे, दैट इज वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या हुआ बेटा, मैं वापस से बताती हूँ आपको। 15 है, मेजोरिटी कितनी है, 9 है। तो यहाँ 9 का मतलब एनी 9 नहीं आउट ऑफ 5, यहाँ 9 का मतलब है 5 + 4। यानी किसी भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को यदि अप्रूव करना है तो ये तो 5 यस कहेंगे तभी अप्रूव होगा, और ये 4 कोई भी, आउट ऑफ 10 कोई भी। यदि इन 5 में से किसी एक ने भी नो कह दिया तो वो रेजोल्यूशन वहीं पर खारिज हो जाएगा। अरे ये बात समझ में, चाहे 10 के 10 हाँ कह रहे हो, लेकिन यदि इन 5 में से एक ने भी नो कह दिया तो वो प्रपोजल वहां पर नहीं माना जाएगा। And it is known as the veto power of
यूएनएससी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान क्या रखना है, वीटो पावर एक नेगेटिव वोट है, ठीक है। वीटो पावर किसके पास है, केवल परमानेंट मेंबर्स के पास है। क्या करते हैं परमानेंट मेंबर्स इस वीटो पावर से, किसी भी डिसीजन को खारिज कर सकते हैं यदि उन 5 में से कोई भी एक उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहां तक आ गया समझ में, इट इज द वीटो पावर, इट इज द डिसीजंस की बात। और देखिए ये जो मैंने अफर्मेटिव वोट लिखा है, अफर्मेटिव वोट का मतलब ही क्या है, 5 + 4, ठीक है, यानी 9, नॉट एनी 9 अबाउट 15, 5 + any 4 among 10, okay. Expansion of UNSC, it is the reform demanded by the number of countries, कि टाइम आ गया है कि यूएनएससी का एक्सपेंशन किया जाए, यानी इसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो मेंबरशिप है, जो नंबर है, उसको इंक्रीज किया जाए। द चेंजिंग नीड्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस फॉर पीस एंड सिक्योरिटी रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन द यूएनएससी, इंक्लूड एक्सपेंडिंग इट्स परमानेंट एंड non-permanent seats to better addresses the complex and evolving challenges to the international peace and security. It means कि जो मेंबर्स हैं यूएनओ के, जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि ये समय अब आ चुका है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स किए जाए। और कैसा रिफॉर्म करना है, यूएनएससी का एक्सपेंशन करना है, यानी 15 से 25 कर दीजिए मेंबर। अरे बात समझ में, यानी कुछ नंबर ऑफ सीट्स परमानेंट मेंबर्स की बढ़ाई जाए और कुछ परमानेंट सीट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स की बढ़ाई जाए। और डिमांड की गई है जनरल जो परफॉर्म में आए कि जो सीट्स है 15 to 25 कर दी जाए। आया बच्चों यहां तक समझ में? तो ये हमने जनरल देखा। फंक्शंस क्या है यूएनएससी के, तो मैं आपको बता चुकी, यूएनएससी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो वही है, मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का महत्वपूर्ण काम किसका है, यूएनएससी का है। Several important functions, the power to fulfill mandate of maintaining the international peace and security, and it is the key function and powers of the UN. It is the key function. Other functions to maintain security with the purpose and principles of the United Nations. United Nation का principle ही क्या है, to maintain peace and security, उसको follow किया जाए। To determine the existing threats to peace and decided what according should be taken. यानी वर्ल्ड में जो थ्रेट्स का मतलब डर है ना, एक चैप्टर है आपका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, हम पढ़ेंगे उसमें जो भी विश्व में ऐसे खतरे हैं, जो डर है, जिससे सिक्योरिटी को, पीस को खतरा है, उनको पहले ही आइडेंटिफाई करके उनके प्रति एक्शन लिया जाए। टेक मिलिट्री एक्शन व्हेन नीडेड। देखिए यूएनओ की अपनी एक आर्मी है जिसको ब्लू हेलमेट कहा जाता है ना, तो मतलब वो क्या कर सकता है, यूएनएससी के पास पावर है कि वो मिलिट्री एक्शन ले सकती है यदि जरूरत पड़ती है। यूएनएससी रिकमेंडेड अ मेथड ऑफ एडजस्टिंग डिस्प्यूट्स, आप बताइए जो डिस्प्यूट्स है उनको कैसे सॉल्व किया जाए। Also investigate any situation or dispute that can lead to international frictions, to call on members to apply economic sanction and other measures to prevent the aggression. यानी कोई विश्व का देश जबरदस्ती अपना एग्रेशन दिखाने की कोशिश करे तो सभी कंट्रीज इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के या उसकी कोई भी हेल्थ रोक के या मिलिट्री पावर यूज करके उसके एग्रेशन को रोकेगी। तो दीज आर दी मेजर फंक्शंस ऑफ द यूएनएससी। आगे की बात यदि हम बात करें तो बेटा आगे जो हमारा है दैट इज इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड यूएनएससी, यानी इंडिया और यूएनएससी से रिलेटेड हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। तो देखिए एक चीज तो आप अभी भी पढ़ के आ चुके, इंडिया इज अ कंट्री हु बिकेम्स द 8th टाइम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। ऐसा नहीं इंडिया को सबसे ज्यादा मिली हुई है, जापान है सबसे ज्यादा 11 बार बनकर, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अब तक यूएनएससी में 8 बार स्थायी सदस्य रह चुका, सॉरी 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। इंडिया एक्ट एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी फॉर 8 टाइम्स, ठीक है। और लेटेस्ट जो उसका पीरियड है वो था 2021 टू 2022, 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2022। यहां तक इंडिया क्या था, भारत का अस्थायी सदस्य किसका, सुरक्षा परिषद का। और कितनी बार रह चुका है, 8 बार रह चुका है। अब देखिए क्या है, अभी आपने बात करी कि डिमांड की जा रही है कि यूएनएससी का क्या किया जाए, एक्सपेंशन किया जाए, है ना। एक्सपेंशन मतलब उसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के जो नंबर हैं उनको क्या करा जाए, बढ़ाया जाए। तो देखिए इसी मोटिव से एक ग्रुप बना हुआ है जिसको कहा जाता है G4 ग्रुप, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। ये याद रखने हैं आपको, दीज आर दी कंट्री ऑफ G4 ग्रुप। ये जो कंट्रीज है इनका काम क्या है, जो ये ग्रुप बना हुआ है इसका बेसिक मोटिव क्या है, टू गेट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएनएससी,
यानी ये जो चारों कंट्रीज हैं इनका ये मोटिव है कि हमें यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। आ गया G4 ग्रुप समझ में। इस ग्रुप को जो अपोज करता है दैट इज कॉफी हाउस, और पता है कॉफी हाउस में कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, तो जो G4 ग्रुप है ये क्या है? ब्राजील, जर्मनी, जापान और इंडिया का ग्रुप है जो डिमांड करते हैं परमानेंट मेंबरशिप इन दी यूएनएससी। लेकिन इनमें भी जो स्ट्रॉन्ग डिमांडर है, जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है वो कौन है? इंडिया। इंडिया कहता है कि मुझे यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। आपने तो कह दिया, लेकिन ये भी तो बताइए क्यों मिलनी चाहिए। तो इंडिया कहता है बिल्कुल बताता हूँ क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और देखिए इंडिया ये रीजंस देता है कि मैं क्यों यूएनएससी में आज एलिजिबल हूँ परमानेंट मेंबर बनने का। आप सोचिए अगर इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर मिल जाता है तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, इंडिया की जो वर्तमान में पावर बढ़ रही है वो और डबल हो जाएगी। डबल क्या, ट्रिपल चौपल सब हो जाएगी अगर हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है इंडिया की। इंडिया डिमांड करता है कि हमेशा इंडिया ने एक सिक्योर प्लेस, वर्ल्ड में सिक्योरिटी मेंटेन करने में एक्टिव रोल प्ले किया है। दूसरा कहता है इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आपको पता है भारत 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है विश्व की। इट हैज स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर आर्मी, एटॉमिक कंट्री है इंडिया, उसका स्टेटस उसके पास है। इंडिया इज द मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। पहले सेकंड नंबर पे आते थे, पछाड़ दिया चाइना को, आज हम फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्री है। एंड द इंडिया हैज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया ये फेवर में अपने फेवर में पॉइंट देता है कि मुझे क्यों सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है, हमेशा यूएनओ के प्रिंसिपल को फॉलो करा है, उसके जो मेंटेन जो भी उसके रूल्स है उनको फॉलो करा है, उसका कोऑपरेट किया है, सिक्योरिटी में, पीस में, हर जगह साथ दिया है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने सिक्योर कर रखा है वर्ल्ड को अपनी इंपॉर्टेंट अपने इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलनी चाहिए? यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलती है। और हम प्रे करते हैं कि हमारे प्यारे भारत को जल्द से जल्द यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। तो देखो बेटा, ये थे आज की हमारी क्लास के 2 टॉपिक, दैट इज जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। 5 ऑर्गन्स हमें पढ़ने हैं और ये पढ़ना है ट्रस्टीशिप काउंसिल क्यों इनएक्टिव है ना। बाकी सब ऑर्गन्स के बारे में तो हमने इतना डिटेल में पढ़ा, लेकिन ट्रस्टीशिप काउंसिल ने क्या बिगाड़ा है जो इनएक्टिव हो गया, बिल्कुल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी आपके लिए यूएनओ के बचे हुए 3 ऑर्गन्स और ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में थोड़ी सी डिटेल। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बताया आपको व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, कंटिन्यू करेंगे अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। हैव अ गुड डे and all the best for your all exam and bright future. Like, comment, share, subscribe करें। Goodbye.